नमस्कार। आज मैं आपको 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में जो सिनेरियो बन रहा था, आतंकवादी हमला बहुत ज़बरदस्त था। अगर वो हैंड ग्रेनेड जो बिल्कुल सही निशाने पे गिरे थे, अगर वो फटे होते तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं उस समय किस तरह की स्थितियां देश में होती। जो हमारी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन्होंने अपनी पूरी कैपेसिटी से जो भी जानकारियां थी, जो भी सूचनाएं थी इस तरह के एलिमेंट्स के, और 3 बड़े जो आतंकवादी संगठन उस समय भारत में काम कर रहे थे, जो पाकिस्तान का आईएसआई का जिन पे हाथ है, लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हरकतुल अंसार, इन तीनों की एक्टिविटी को बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तब तक उत्तर प्रदेश में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस का गठन नहीं हुआ था और एसटीएफ के जिम्मे ही एंटी टेरर का काम भी था। और मेरे पास उसकी अच्छी टीम मुझे एसटीएफ ने दी थी इस पर काम करने के लिए। सूचनाएं बराबर आ रही थीं और हमारा मतलब उत्तर प्रदेश बेस्ड इंफॉर्मेशन या उत्तर प्रदेश से संबंधित सूचनाओं को डेवलप करना था। इसी बीच एक गंभीर सूचना ये आई कि कोई बड़ा टेरर अटैक लश्कर यहाँ प्लान कर रहा है और उसके कुछ सदस्यों के बारे में अच्छी जानकारियाँ निकाली गई हैं। ऐसा ही एक उस समय का उत्तर भारत का जो लश्कर-ए-तोयबा का चीफ था, सालार, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ एजेंसीज़ ने दी और कुछ जानकारियाँ जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थी वो एटीएस को इकट्ठा करनी थी। इन जुलाई से लेके और दिसंबर जनवरी तक हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली थी और इस इन्फॉर्मेशन पर काम करते करते हम लोग लगभग 3-4 राज्यों में इस संबंध में सूचनाएं इकट्ठा भी करने के लिए पूरी टीम के साथ जा चुके थे। लेकिन छोटे मोटे सदस्यों के अलावा हमें जिसकी तलाश थी सालार की, उस तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे। बार बार हर अवसर पर जो इंटेलिजेंस के अलर्ट्स आते हैं कि सब अपनी चेकिंग बढ़ाएं, अपनी सतर्कता बढ़ाएं, अपनी सर्विलांस बढ़ाएं, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को और स्ट्रेंथन करें, कहीं न कहीं कोई वारदात आतंकवादी संगठन कर सकते हैं। सालार बहुत ही खतरनाक, चालाक, क्रूकेड, कनिंग आतंकवादी था। हम लोग चूँकि उसकी काफ़ी एक्टिविटी पहले की उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की थी, इसलिए उसकी जानकारी हम लोगों को अच्छी हो गई थी और हमें उसी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करके उसके मूवमेंट को चेक करना था कि ऐसा न हो हम ये पता करते रहें और वो कोई बड़ी घटना कर जाए। सालार के कम से कम 10 नाम, उर्फियत उसकी 10 थी और ये उर्फियत कोई ऐसा नहीं है पुकारने के लिए या बनाने के लिए या लोगों से सुनी सुनाई थी। ये सभी उर्फियत उसकी कहीं न कहीं लिखा पढ़ी में कागजातों में थी। आप उसकी उर्फियत के बारे में मैं बताऊंगा, कितनी उर्फियत थी उसकी, आप उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कहाँ कहाँ जाके और किन किन नामों से किस किस तरह से ऑपरेशन उसने किए होंगे। सालार उर्फ सलीम उर्फ सूफ़ी अहमद उर्फ अमीर उर्फ अहमद उर्फ पवन उर्फ बाबू भाई मसाले वाले उर्फ सतूल इस्लाम उर्फ राजू उर्फ इलिल्लाह उर्फ अहमद मसाले वाले उर्फ सलीम शाह उर्फ पप्पू उर्फ तरजुह उर्फ अल्लाह अकबर उर्फ मियाँ जी। ये जो उसके कार्य क्षेत्र में अलग अलग जगह जहाँ वो रहा है, जहाँ उसने काम किया है, ये उस जगह जो कागज़ों में नाम उसका दर्ज है
वो नाम हैं जो मैंने आपको बताए हैं। प्रदेश में ये बहुत लंबे समय रहा, जम्मू कश्मीर में रहा, पाकिस्तान में ट्रेनिंग की, राजस्थान में रहा। तो आप इससे अंदाज़ लगा लें जो इन ज़िलों से संबंधित लोग हैं वो अगर इसके बारे में पता करेंगे तो उन्हें जानकारी अवश्य हो जाएगी। इसके पिता का नाम अब्दुल अज़ीज़ था। ये मूल रूप से नलिया बखाल, थाना महाकाल, जनपद उज्जैन, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ये कक्षा 6 तक पढ़ा था और इसके पिताजी अब्दुल अज़ीज़ एक पान की दुकान रखते थे उज्जैन में। ये पान की दुकान पर ही बैठता रहा काफ़ी समय तक, और उसके बाद इसके जब फादर की डेथ हो गई तो ये चला गया अपने नाना के यहाँ। इसके नाना रहते थे रतलाम में। चूँकि इसके कोई मामा नहीं थे, इसकी माँ अपने नाना की अकेली संतान थी, इसलिए नाना के मरने के बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी इसकी माँ के नाम आ गई और ये वहीं पर रतलाम में ही रह गया। वहाँ पर इसकी मुलाकात एक थावरिया बाज़ार के महेश थे, उनसे हुई। उससे काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई। महेश ये तेज़ था तो महेश ने इससे दोस्ती की और बाद में बताया कि इसके पिता, महेश के पिता की हत्या कोई सूर्यकांत नामक एक एडवोकेट ने की है। इन दोनों ने मिलकर सूर्यकांत के दोनों हाथ काट लिए और इसमें ये दोनों अरेस्ट हुए। अरेस्ट होकर ये जेल में काफ़ी दिन तक बंद रहे, जहाँ पर महेश को सज़ा हो गई और ये बरी हो गया। जेल में जितने दिन रहा वहाँ भी इसने कुछ अपराधियों से, जो वहाँ के लोकल गुंडे जिसे कहते हैं, बूटलेगर्स थे, जो उनसे इसका संपर्क हो गया जेल में। वो थे नारायण पहलवान, सुरेंद्र और विजयन। जेल से निकलने के बाद इसने वहाँ एक लोकल सरकारी शराब के ठेकेदार थे अशोक बाबू, उनके यहाँ नौकरी की। अशोक बाबू ने इसको वहाँ पर शराब की दुकान पर उत्पात करने वाले गुंडों या जो शराब पीकर पैसा नहीं देते हैं उनसे निपटने के लिए अपने यहाँ रखा था। वहाँ धीरे धीरे ये इसके साथ और लोग जुड़ते गए और अपने ठेकेदार के लिए ये लोकल लोगों को मारना पीटना इसने शुरू किया। इसी प्रोसेस में वहाँ मंगल सिंह नाम के एक, रतलाम में मंगल सिंह नाम के एक आदमी से इसकी दुश्मनी हो गई और इसने अपने एक दोस्त अनवर के साथ मिलकर मंगल सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये इंदौर भाग गया और इंदौर में ही बाद में रतलाम की पुलिस ने इसको अरेस्ट किया। दोनों रतलाम भेजे गए और रतलाम से ये फिर इंदौर जेल ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि इनकी एक्टिविटी जेल में भी बहुत अच्छी नहीं थी। और एक दिन 1988 में जब इसको रतलाम जेल से इंदौर जेल से रतलाम लाया जा रहा था तो ये बीच में ट्रेन से ही किसी नदी में कूद गया और 1988 के बाद से आज तक कभी पकड़ा नहीं गया था, जब तक हम लोग इसकी तलाश कर रहे थे। वहाँ से ये भाग के गया जयपुर। जयपुर में इसने कुछ दिन तक लेबर मज़दूरी का काम किया और मज़दूरी का काम करते करते वहाँ पर एक गफ़ार नाम के दर्जी के संपर्क में आया, जो दरगाह के पास, दरगाह के सामने जिसकी दुकान थी जयपुर में। वहाँ से ये उसके साथ लोगों से बातचीत करके ये आगरा चला आया। आगरा में ये छोटी मस्जिद बगीची मोहल्ला ताजगंज में जो मेवाती कॉलोनी है वहाँ पर एक कमरा लेके रहने लगा। वहीं पर सामने दरगाह है, दरगाह में ये सेवा भी करने लगा। वहाँ पर लोग इसे अलग नाम से मौलवी साहब के नाम से जानने लगे, क्योंकि ये दरगाह में सेवा करता था। वहीं आगरा में ही इसकी एक मदन तांत्रिक, लोकल तांत्रिक जैसे बहुत ढेर सारे होते हैं जिनके एडवर्टीज़मेंट आप कभी कभी पढ़ते, उसमें देखते हैं ट्रेन के डिब्बों में कि तमाम क्लेम करते हैं ये तांत्रिक लोग। उसी तरह का एक तांत्रिक मदन तांत्रिक, उससे इसकी मुलाकात हो गई। मदन तांत्रिक से इसने वशीकरण यानी सम्मोहन जिसे कहते हैं
उसकी विद्या सीखने का उससे आग्रह किया। चालाक था, बोलता बहुत अच्छा था और जिसको कहते हैं कि मसल मैन टाइप का था। तो उसने कहा ठीक है, हम तुमको ये सम्मोहन के बारे में जो इसकी विद्या है उसकी दीक्षा दिलाएंगे और तुम पारंगत हो जाओगे। फिर ये पता लगा कि उसने एक उल्लू का तंत्र विद्या में बहुत बड़ा स्थान है। उल्लू मदन तांत्रिक ने इसको दिया और इससे कहा कि रोज़ रात में 7 दिन तक आप इसे मीट के टुकड़े खिलाइए और उसके बाद फिर इसकी आँखों में देखिए। जब इसकी आँखों में आप अपनी तस्वीर बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ जाए तो आप ये समझिए आपको सिद्धि प्राप्त हो गई। इसने वैसा ही किया और फिर इसने ये मान लिया कि ये सिद्धि हमें प्राप्त हो गई है। इस सिद्धि के बारे में मदन तांत्रिक ने बताया था कि तुम जिसकी तरफ देखोगे, जिसकी आंखों में आंख डाल के देखोगे, वो उससे फिर तुम जो चाहो वो करा सकते हो। इसने इस विद्या या जो तथाकथित विद्या जो इसके हिसाब से इसने सीख ली थी, वो महिलाओं पर उसका प्रयोग करना शुरू किया। इसका ये मानना था कि महिलाओं से प्रयोग करने से एक तो ये इसकी आइडेंटिटी छिपी रहेगी, दूसरे इसे अपने खर्चे के लिए, अपने आगे के काम के लिए पैसे मिलते रहेंगे। महिलाओं को वशीभूत करके, उनको सम्मोहित करके वो ये चाहता था कि उनसे पैसे ऐंठे जाएं। ये काम इसने तब तक किया जब तक ये जम्मू नहीं चला गया और यहीं आगरा में अपने आसपास जो लोग भी मिलते थे उनके ऊपर ये इस तरह के सम्मोहन का, इसको ऐसा लगता था कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई है और ये किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। जब ये वहाँ जाने की तैयारी कर रहा था उसी समय रज्जाक एक आदमी है जिसकी मुलाकात उसकी वहीं दरगाह में हुई और दरगाह में के सामने ही, रज्जाक के घर के सामने ही एक सरवर पुलिस वाले रहते थे जिनके मकान में मुश्ताक एक रिक्शा चालक रहा करता था। इसका बराबर सरवर पुलिस वाले के यहाँ आना जाना था। अपने को मौलवी कहता था, किसी दूसरे नाम से, ये जितनी उर्फियत बताई है इन्हीं में से ही किसी नाम से वहाँ रह रहा था। धीरे धीरे ये मुश्ताक रिक्शा वाले के संपर्क में आया। एक दिन मुश्ताक रिक्शा वाले ने बताया कि तुम परेशान हो रहे हो बिना बात के, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होगी, तुम्हें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसने बताया बिल्कुल मैं हर काम करने को तैयार हूँ। तब इसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ जम्मू कश्मीर चलना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर में मैं तुमको कुछ संगठन के लोगों से मिलवाऊँगा, वो तुम्हें पूरी हेल्प करेंगे, खूब पैसा देंगे। उनके काम बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे काम हैं, तुम इन कामों को कर सकते हो, मैं तुमको काफ़ी दिन से देख रहा हूँ। ये तुरंत एग्री कर गया और फिर ये वहाँ से अनंतनाग पहुँच गए। डाबरों एक छोटा सा कस्बा है अनंतनाग के पास, वहाँ पर जावेद उस समय डिस्ट्रिक्ट कमांडर हुआ करता था। हरकतुल अंसार जो ये तंजीम है, जो ये संगठन है आतंकवादियों का, उसका ये डिस्ट्रिक्ट कमांडर था। उसके पास गया और उसने इसको 10,000 रुपये दिए। उसने कहा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं करना है, तुम बस जिस किसी को हम भेजेंगे वहाँ आगरा, तुम इनको रुकने का और इनके आने जाने का ये सब प्रबंध तुम्हें करना है। पैसे की जो ज़रूरत पड़ेगी वो हम देंगे, लेकिन संगठन के लिए तुम काम करो। ये सब बातचीत करने के बाद ये वहाँ से लौट आया। 94 की बात है। कुछ दिन बाद ही जावेद ने इनके पास 3 आदमी भेजे, सालार के पास 3 व्यक्ति भेजे, जिनमें से एक रईस था। रईस ट्रेंड अफ़गान मिलिटेंट था जिसने सोवियत रूस के साथ अफ़गानिस्तान में युद्ध में भाग लिया था। ट्रेंड मिलिशिया था, बलोच इसको बता रहे थे, पठान इसकी जाति थी। उसके साथ 2 लोग और, जावेद और जिलानी, ये दोनों भी भेजे गए और इन तीनों लोगों को उसी बगीची मोहल्ले में जहाँ पर ताजगंज में ये रहता था वहीं इसने अपने यहाँ रुकवाया। यहीं इनकी मुलाकात एक डॉक्टर हमीद नाम के आदमी से हुई जो वहीं पास में रहते थे। ये कहा गया कि डॉक्टर हमीद ने इनको बताया कि हम और लोगों से तुम्हारी मुलाकात करा देंगे,
और तुम्हें अभी यहाँ पर कुछ एक्सप्लोजिव्स का इंतज़ाम करना पड़ेगा, जिसकी ज़रूरत कभी कभी अपनी तंजीम को यानी हरकतुल अंसार को जम्मू कश्मीर में ज़रूरत पड़ती है। ये चूँकि राजस्थान में शुरू में जब ये कस्टडी से भागा था तो ये राजस्थान रहा था। वहाँ पर भरतपुर के एक चंद्र प्रकाश लाला से इसकी जान पहचान थी, जो क्रैकर्स का, जो पटाखों का कारोबार करते थे। और उसके ही बातचीत में इसको ये पता लगा था कि इनके पास डायनामाइट भी अगर ज़रूरत पड़े तो उसका भी इंतज़ाम कर सकते हैं, जो वहाँ पर लोकल खदानों में ब्लास्ट करके पत्थर निकालने के काम आता है। इन्होंने उससे 2 पेटी ये ख़रीदा डायनामाइट, और फिर उसको इन्हीं रईस और जावेद और जिलानी में से किसी एक के हाथ इसे जम्मू कश्मीर भेज दिया। 1994 में इसे फिर वहाँ बुलाया गया अनंतनाग में किसी काम के लिए। तो ये और जिलानी, सालार और जिलानी ये अनंतनाग पहुँच गए, जबकि रईस और जावेद फ़िरोज़ाबाद में रुके रहे। इसने अपने यहाँ से इनको फ़िरोज़ाबाद में, इसने कुछ चूड़ी का कारोबार शुरू किया, उसी में इन लोगों को इन्वॉल्व करके फ़िरोज़ाबाद में ही इन लोगों को रखा। ये दोनों फ़िरोज़ाबाद में रुक गए और ये सालार और जिलानी ये दोनों पहुँच गए अनंतनाग। अनंतनाग में इसको जिसके यहाँ रुकवाया गया वो एक लेडी थी, सलीमा अख्तर उसका नाम था, और नौजवान लेडी थी वो। धीरे धीरे इसने उसको भी अपने जाल चक्कर में फंसाया और वो उसके साथ रहने लगा। लेकिन सलीमा अख्तर पे हरकतुल अंसार के एक दूसरा बड़ा पदाधिकारी अबू ज़ैफ़ा, वो पहले से ही सलीमा अख्तर पे उसकी नज़र थी। जैसे ही उसको ये पता लगा कि ये नया आदमी आया है सालार, और ये सलीमा अख्तर पे इसकी नज़र, इसकी नीयत ठीक नहीं है, तो एक दिन हरकतुल अंसार के लोगों को बुलवा के और उसी मकान में इसने अबू ज़ैफ़ा ने सालार को पिटवाया और बहुत पिटवाया। इस बात से कुपित होकर सालार वहाँ राष्ट्रीय राइफ़ल्स का कैंप लखीपुरा में था, पास में अनंतनाग के, वहाँ ये भाग के कैंप में घुस गया। कैंप में उसने हरकतुल अंसार के अबू ज़ैफ़ा और बाकी जितने लोग वहाँ थे इनके बारे में सूचना दी कि ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, इन्होंने रिक्रूटमेंट कर रखा है, इस तरह की तमाम बातें बताई। और आर्मी ने फिर एक साथ इनके सारे ठिकानों पर रेड की और इनके ठिकानों को आर्मी ने तहस नहस कर दिया। इस बीच में ये 2 महीने राष्ट्रीय राइफ़ल्स के कैंप में आर्मी की मदद करता रहा, क्योंकि इसके अंदर उस सलीमा अख्तर को लेके जो इसकी पिटाई हुई थी उसका वेंजियंस था, उसमें बदला लेने की एक नीयत थी उसकी। धीरे धीरे उसको ऐसा लगा कि हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो गया है, तो एक दिन चकमा देकर वो राष्ट्रीय राइफ़ल्स में, ये उन लोगों की कस्टडी में था, ऐसा नहीं था कि वहाँ फ्री था, कभी आता कभी जाता। एक बार जब ये कब्ज़े में आ गया और उसने इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी तो आर्मी ने इसको अपने कब्ज़े में रखा। 2 महीने बाद फिर ये वहाँ से निकल कर भाग गया और पास के एक गाँव में गया, जहाँ पर गुलाम रसूल नाम का इसी तंजीम का एक बड़ा पदाधिकारी रहता था। उसने वहाँ जाके अपनी पूरी बात बताई कि इस तरह से मुझे इन लोगों ने इतना मारा है, और फिर उसके बाद मैं भाग के आपके पास आया हूँ। उसने ये बात नहीं बताई कि हम राष्ट्रीय राइफ़ल्स के कैंप में 2 महीने रहे हैं। गुलाम रसूल ने हरकतुल अंसार के जो उस समय एरिया कमांडर थे, जावेद, जिससे ये पहली बार मिला था, और 10,000 रुपये उसने इनको दिए थे, और जिस जावेद ने रईस, जिलानी और तीसरे आदमी को इनके पास भेजा था जो फ़िरोज़ाबाद में रुके हुए थे, ये गया उस समय जावेद के पास, और उस समय वहाँ 5 विदेशियों को बंधक बनाया गया था। ये बड़ा फेमस किस्सा है कि 5 विदेशी वहाँ पर बंधक बनाए गए थे, जिसके जो आतंकवादी जिनके कब्ज़े में ये 5 लोग थे वो सब अल-फरहान निक नेम से, अल-फरहान उपनाम से संगठन का नाम बता रहे थे। और इसमें
नज़ीर जो इस समय श्रीनगर जेल में है, नज़ीर और हामिद तुर्की, इन्होंने ये पूरा किडनैपिंग ऑर्गेनाइज़ की थी। और किडनैपिंग करने के बाद ये अलग अलग जगह पर इनके बारे में बातचीत कर रहे थे कि कुछ लोगों को छोड़ने के बदले में ही हम इनको छोड़ेंगे। इसी बीच में जावेद का मामा वहाँ रहता था, जिसके थ्रू गुलाम रसूल से ये मिला था सालार। उनके पास इंडिया टुडे का एक रिपोर्टर भी आया था और उस रिपोर्टर ने इन लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें उन 5 विदेशियों के जो जहाँ इनको बंधक बनाया गया है उनके लोगों से मिलाना है। और बातचीत हुई। बातचीत के बाद ये इन लोगों से उनको मिलवाया गया, जिसमें नज़ीर और हामिद तुर्की और साथ साथ सालार भी था। वहाँ उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ की जो बहुत, और इन सब का इंटरव्यू लिया जिन लोगों ने विदेशियों को बंधक बनाया था। इस इंटरव्यू में बाकी 5 लोग तो सब नकाब, अपने आप को मफलर से जिन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन सालार ने अपना चेहरा नहीं ढका हुआ था। वो बिल्कुल उस फोटोग्राफ में अच्छी तरह से पहचान में आ रहा था। ये पूरी रिपोर्ट, जिसमें उन आतंकवादियों का जिन्होंने 5 विदेशियों का अपहरण किया था और सालार के उस फ़ोटो का जिक्र 15 सितंबर 1995 के इंडिया टुडे के अंक में अच्छी तरह से लिखा हुआ है। इसी बीच में इसको वहाँ जावेद के यहाँ, जहाँ ये रोका गया था, जहाँ ये किडनैपिंग करके विदेशी लाए गए थे, इसे कुछ आशंका हुई कि अब हरकतुल अंसार के लोगों को, जिसमें जावेद भी शामिल है, ये शंका हो गई है कि शायद मैंने ही आर्मी को मुखबिरी की थी और जिसकी वजह से आर्मी ने इसके तमाम ठिकाने वहाँ अनंतनाग और आसपास के नष्ट कर दिए थे। ये वहाँ से भाग के फरार चला आया मथुरा, चुपचाप वहाँ से भागा और वहाँ से मथुरा चला आया और मथुरा से ये सन 2000 में अलीगढ़ आ गया। अलीगढ़ में इसने तमाम लोगों से वहाँ संपर्क किया और फिर दिल्ली की एक महिला थी शन्नो, जो गली नंबर 12 कैलाश नगर गांधी नगर दिल्ली की रहने वाली थी, इससे शादी कर ली। ये इसकी दूसरी शादी थी। पहली शादी इसकी रतलाम में ही पहले हो गई थी, जो इसके ममेरी बहन लगती थी, लेकिन चूँकि वो 88 में जब वहाँ से भागा दोबारा कभी रतलाम, इंदौर या मध्य प्रदेश ये गया नहीं। सन्नो से शादी कर ली और उसके साथ वहीं पर ये जमालपुर एक इलाका है अलीगढ़ में, जहाँ ये किराए का मकान लेकर रहने लगा। एक दिन हुआ यूँ कि ये अपनी वाइफ को बिठा के और बाज़ार में सिविल लाइंस की तरफ गया होगा और जैसे ही ये एएमयू के गेट के पास पहुँचा, इसे 3 लोगों ने मोटरसाइकिल पर रोक लिया। इसको पिस्टल दिखाया और इसकी पत्नी के जेवर और बाकी चीज़ें वो छीनने लगे। इसने पहले मना किया और नहीं मानने पे इसने अपनी पिस्टल, ही हमेशा रखता था, निकाली और उन सबको गोली मार दी। गोली मारने पे उनमें से 2 आदमी वहीं मौके पे मर गए, एक बाद में अस्पताल में मरा। बाद में ये पता लगा कि अलीगढ़ का बहुत नामी लुटेरा परवेज़ मेंटल था और उसके 2 साथी थे जो लूट और डकैती के जराइम पेशा थे। तो उन दोनों की, तीनों की वहाँ मौत हो गई। उसके बाद फिर ये वहाँ से भागा कि अब पुलिस ढूंढेगी, क्योंकि काफ़ी लोग ये इसको जानते थे। 2002 में इसको वहाँ पर 3 और लोगों से मुलाकात हुई, राकिब, असगर और बसारत। ये तीनों ही एलईटी के लिए, लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करते थे। चूँकि इसे डाउट था कि अब हरकत में अगर हम फिर से जाएंगे हरकतुल अंसार में, तो वहाँ मेरी बात कहीं न कहीं से लीक हो गई है और लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे या हो सकता है हमें मार दें। इसने उन लश्कर-ए-तैयबा के लोगों से संपर्क किया और फिर वहीं से बातचीत करके ये 2004 में नेपाल में, उस समय तत्कालीन समय में लश्कर-ए-तैयबा का जो चीफ था उससे मुलाकात की। उसने वहाँ इसको तमाम काम बताए और एक सैटेलाइट फ़ोन और $1000 इसको यहाँ दिए और ये भी कहा कि अब आपको सारे ऑपरेशंस जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के हैं वो आपसे ही कराए जाएंगे। संपर्क के लिए उसने कुछ ईमेल आईडी, और उस समय याहू मैसेंजर पर चैटिंग होती थी, याहू मैसेंजर्स की आईडी दी गई।
ये समय बताया गया कि फ़लाँ समय में आप मैसेंजर खोलिएगा, आपको क्या काम करना है उससे संबंधित मैसेज आपको मिल जाएंगे। ये वैसा ही करता रहा। चूँकि अलीगढ़ में 3 लोगों की, परवेज़ मेंटल सहित 3 लोगों की हत्या हो गई थी, तो ये वहाँ से भागा। वो पैसा जो इसे मिला था नेपाल में लश्कर के जो एरिया कमांडर हैं तत्कालीन उस समय, वो लेके चला गया और खुर्जा में इसने एक मकान ले लिया। मकान में अपनी बीवी के साथ ही वहाँ रहने लगा। फिर ये भागा, वहाँ से भी ऐसा लगा उसे कभी कि पुलिस ने शायद खुर्जा वाला मकान भी तलाश लिया है। ये वहाँ से भागा और फिर जो गली नंबर 12 कैलाश नगर गांधी नगर है दिल्ली का, वहाँ पहुँचा। वहाँ उसने एक टेम्पो खरीदी 80,000 में। कुछ दिन तक उसको चलाने की कोशिश की, लेकिन ये सब धंधा तो उसके बस का था नहीं, वो जिस तरह के उसमें इस समय चल रहा था। हम लोग इन सभी स्थानों पर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सभी स्थानों पर इसकी तलाश के लिए उस समय घूम रहे थे। एक दिन 7 मार्च को हम लोग उस समय पंजाब से निकल के इधर सहारनपुर होते हुए और बरेली, मुरादाबाद तक हमारे ख्याल से पहुँचे होंगे। तभी ये पता लगा कि बनारस में बहुत बड़े सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें संकट मोचन, हनुमान मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुए हैं। इसमें 28 लोग मारे गए हैं और 101 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इसी बात की आशंका थी और इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इतने दिनों से तलाश कर रहे थे इसी लश्कर के ऑपरेटर्स को, और ये उम्मीद थी कि अगर हम सालार तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हम इस तरह की किसी भी घटना को रोक पाएंगे। हम लोग वहाँ से बिल्कुल बिना वक्त गंवाए हुए सीधे, हमें वैसे तो मुरादाबाद में रुक के कुछ दिन तक कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके तब आना था, लेकिन हम लोग वहाँ से भागे। भागते भागते हम बनारस के रास्ते में ही जा रहे थे, तभी ये भी इन्फॉर्मेशन आई कि जो लश्कर के ऑपरेटर्स थे वो यहाँ से अपना काम करके, अपना जो उनको ब्लास्ट करना था वो करके फिर वापस जा रहे हैं। सुबह कोई 4 बजे का वक्त रहा होगा, हम लोग भागते हुए जा रहे थे और हम लोग बराबर संपर्क में थे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, चाहे वो अपने प्रदेश की हों, चाहे वो नेशनल एजेंसीज़ हों। चूँकि बनारस में घटना हुई थी इसलिए उस समय केंद्र बिंदु बनारस ही था और हम लोग ही, हमारा डीजी ऑफिस उनसे संपर्क में था और जो भी सूचना वहाँ से मिल रही थी हम उसको डेवलप करके आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच में कुछ इस तरह की भी सूचना हुई कि वो जिस रास्ते से भागे हैं वो लखनऊ होके ही फिर ये उधर पंजाब से निकल के सीधे जम्मू कश्मीर जाएंगे। हम लोगों ने 2 बजे के बाद लखनऊ क्रॉस करने के बाद इंदिरा नगर की जो पुलिया है वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी की। जब ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आने लगा कि ये उस रास्ते से ही निकले हैं, अभी किस साधन से गए हैं ये पता नहीं है, क्योंकि 2-2, 3-3, 4-4 साधन इन्होंने बदले हैं। वहाँ हम लोग चेक कर रहे थे, 3, साढ़े 3 बजे, पौने 4 बजे की बात होगी। जितनी ट्रकें आ रही थीं, जितनी बसें आ रही थीं, उनको हम चेक करते जा रहे थे और जब ऐसा लगता कि ये आधे घंटे, पौन घंटे में कि पीछे की तरफ इसकी सूचना हो जाएगी। क्योंकि एक चीज़ और है, जब आप गाड़ी को रोक के और उसको चेक करें तो पीछे जो भीड़ लग जाती है ट्रकों की, तो उनको लगता है कि आगे आरटीओ चेक कर रहा है, तो आने वाली सभी ट्रकों को वो इशारा कर देते हैं कि आगे आरटीओ है, या तो पीछे लौट जाइए या जहाँ पे हो वहीं पे गाड़ी खड़ी करके जब तक आरटीओ ये जगह छोड़ न दे तब तक आप वहीं खड़े रहिए। ये बहुत ही सामान्य सी बात है, खासकर उत्तर प्रदेश के रोड्स पे जब आरटीओ कहीं नाका लगा के चेकिंग करता है, जो गाड़ियों के पेपर्स और उस पर लदे हुए माल और उनके जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड उनके कागज़ हैं उनको जब वो चेक करता है, तो ये सामान्य सी बात है कि जो पीछे आने वाली गाड़ियां हैं, इसीलिए हम लोग कभी भी एक आधे घंटे से अधिक एक जगह पर चेक नहीं कर रहे थे और चेक करते हुए यहाँ तक आ रहे थे। जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं पिछली चेक पॉइंट करीबन 4 किलोमीटर पहले छोड़ के गोसाईगंज में पहुँचे हैं, तो एक ट्रक थी, ट्रक
को रोकने का प्रयास किया हम लोगों ने, क्योंकि ड्राइवर को बहुत आइडिया नहीं था। वो पूरी तरह से रोक पाता, इसी बीच में पीछे से 2 लोग कूद के उन्होंने भागने की कोशिश की। हम लोगों ने उनकी घेराबंदी की, वो नहर के किनारे किनारे भागने का प्रयास कर रहे थे, और फिर अचानक उन लोगों ने नहर में एक पेड़ की आड़ में आके गोलियां चलानी शुरू कर दी। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनके पास थे और गोलियां चलानी शुरू कर दी। हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तैयार नहीं थे, क्योंकि हमें ये न तो श्योर बताया गया था और न हम बहुत श्योर थे कि कोई भी बड़ा आतंकवादी इस तरह से, जो इतने लोगों की भीड़ को, 2 गाड़ियों में हम लोग थे और उस समय संख्या भी हम लोगों की 12-15 से कम नहीं थी, और इस तरह से खैर गोलियां दोनों तरफ से चली। इतनी देर तक गोलियां चली, गांव वाले भी वहां आसपास इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर में गोलियां चलनी बंद हो गई। वहां पर पहुंच के देखा गया। उस समय तो बहुत पहचान में नहीं आया कि कौन हो सकता है, लेकिन सवेरा होते होते जिस तरह से इंटरसेप्शंस नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज़ के पास थे, सुबह ये पता लग गया कि मृतक अपराधी सालार ही था। उस पर उस समय मध्य प्रदेश सरकार का इनाम था 1 लाख रुपए का। उस समय उस पर दिल्ली पुलिस का इनाम था 50,000 रुपये का। उस समय उस पर जम्मू कश्मीर से इनाम था 25,000 रुपये का। तो इतने इनाम उस समय चल रहे थे, क्योंकि ये आर्मी की कस्टडी से भी भागा था, दिल्ली पुलिस की कस्टडी से भी भागा था। पुलिस की कस्टडी से ये रतलाम से इंदौर के रास्ते में कूद के भागा था, और 88 के बाद इसने बहुत क्राइम किए थे। और कुछ क्राइम के बारे में मैं आपको इसके बता दूं, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, कि इसने किस तरह के क्राइम कब किए थे। 26 जनवरी 1996 को अपने वही सहयोगी रईस अमीरुद्दीन, इन लोगों से और डॉक्टर हमीद जो फिरोज़ाबाद का था, ये मिल के इसने अनंतनाग में एक विस्फोट किया था जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। उसके बाद इसने, डॉक्टर हमीद थे, रईस थे, पप्पू और सालार, इन लोगों ने दौसा में बस स्टेशन पे एक विस्फोट किया था जिसमें 7 लोग मारे गए थे। 1994 में इसने एक स्थानीय भाजपा के नेता थे श्री अशोक बघेल, उन पर बम फेंका था। 2000 में ये इसने पाकिस्तान जाके और 1.5 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, और वहीं से आके ये इसने हरकत और लश्कर के लिए काम करना शुरू किया था। सालार को 2 चाइनीज़ पिस्टल और 2 हैंड ग्रेनेड नदीम नाम के कश्मीरी युवक ने 2000 में दिए थे, जो बाद में पकड़ा गया था। 2001 में मैंने आपको बताया अलीगढ़ में परवेज़ मेंटल सहित 3 लोगों की हत्या कर दी थी इसने। 87 में मंगल सिंह को इसने मारा था, मैंने बता ही दिया। 1995 में गुड़िया पुत्री गफ्फार टेलर मास्टर निवासी बगीची ताजगंज आगरा की गोली मारकर हत्या कर दी। ये मैंने बताया था, गफ़ार एक टेलर मास्टर था जो वहाँ पे जो मदरसा था उसके सामने रहता था, जिस मदरसे में ये सेवा भाव करता था। उसकी लड़की से भी इसने कुछ इसी तरह, जो इसको भ्रम था कि उसके पास सम्मोहन की सिद्धि प्राप्त हो गई है, ये किसी को सम्मोहित कर सकता है, वशीकरण कर सकता है, उसी में कोई बात मानने न मानने पर इसने गुड़िया की हत्या कर दी थी। सहसवान में, यहाँ बदायूं में इसने 98 में भूरा खान की हत्या की, और रकमुद्दीन जो मथुरा का रहने वाला था वहाँ उसकी मथुरा में ही हत्या कर दी थी। चंदू जो मैनपुरी का था और सालार का ड्राइवर था, सालार को ये शक हुआ कि शायद ये बातचीत करते समय इसने हमको ओवरहियर किया है और इसके कुछ पुलिस वालों से भी संबंध हैं, ये उनको सूचना दे सकता है। इस शंका पर, इस बिना पर उसने अपने ड्राइवर चंदू की मैनपुरी में हत्या कर दी थी। तो ये एक ऐसे आतंकवादी जिसका उस समय इतना नाम था, इसकी एजेंसीज इसके पीछे पड़ी हुई थी, और 6-7 महीने तक लगातार हम लोगों को कहीं चैन नहीं मिला, कहाँ कहाँ नहीं गए। बीच बीच में छोटे मोटे काम जो एसटीएफ में आते थे उसको दूसरी टीम से हम लोग करा लिया करते थे, लेकिन बेसिकली अयोध्या पर आतंकवादी हमले के बाद से हम लोग इसी के लिए परेशान थे कि अगर
इस नेटवर्क को नहीं तोड़ा जाएगा तो आतंकवादी घटनाएं और होती रहेंगी। आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर इसी तरह अगली तिथि में जो घटनाएं हुई हैं, अब हम 2006 की मार्च में पहुंच गए हैं। इसके आगे की डेट्स की जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।